गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और उस चैप्टर का नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु सिद्धांत से पहले पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। जो पदार्थ होता है उसके बारे में क्या धारणाएं थी प्राचीन काल में और वर्तमान काल में कि पदार्थ की संरचना से संबंधित क्या धारणाएं चल रही थी। तो हम बताते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि कणाद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? महर्षि कणाद के बारे में। महर्षि कणाद ये भारतीय ऋषि है, एक ऋषि महात्मा है जिसे क्या कहा गया? महर्षि कणाद कहा गया है। इस महर्षि कणाद ये बोलते हैं कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा जो कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा जो कण होता है उसे परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। यानी कि ये क्या कहते हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, उसे परमाणु नाम दिया, परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया है? परमाणु। किसने कहा है? ये महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ये कहते हैं कि पदार्थ को अगर लगातार छोटे से छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। उस कण को महर्षि कणाद ने क्या कहा है? परमाणु कहा है। क्या कहा है? परमाणु। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम दो ग्रीक वैज्ञानिक है हमारे पास। एक तो है डेमोक्रिटस और एक है ल्यूसिपस। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ये दो वैज्ञानिक हैं। दो वैज्ञानिक क्या? दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं। ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार मतलब अविभाजनशील कण, पदार्थ का अविभाजनशील कण, पदार्थ का अविभाजनशील कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अविभाजनशील कण क्या कहलाता है? परमाणु। देखो इन्होंने एक शब्द दिया है परमाणु के लिए, एटम। क्या दिया है? एटम। ये जो एटम जो शब्द है ये एटोमिया से बना है। एटोमिया किससे बना है? ये एटोमिया। और एटोमिया का मतलब होता है अविभाजनशील। क्या होता है? जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये जो शब्द है एटोमिया। तो इस एटोमिया जो शब्द है इससे क्या बना है? एटम बना है। और इस एटम को किसने दिया है शब्द? एटम शब्द डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो पदार्थ हैं उनके बारे में, सबसे छोटे कणों के बारे में। पदार्थ के सबसे छोटे कण या परमाणु है। हम यहाँ परमाणु सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परमाणु सिद्धांत से पहले परमाणु के बारे में सबसे पहले जो व्याख्या की है, सबसे पहले जो नॉलेज दी है, जो ज्ञान दिया है, वो किसने दिया है? महर्षि कणाद ने दिया है। भारतीय ऋषि है, दार्शनिक है। एक तरह से ये सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, पदार्थ का छोटा सा छोटा वह कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, क्या कहलाया? वो परमाणु कहलाया। तो यहाँ हमने नेक्स्ट जो बात की थी डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के बारे में बात की थी। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कुछ शुरुआती अवस्था के दौरान परमाणु संरचना को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत,
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो भाई बताया ना मैंने महर्षि कणाद के बारे में, ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किसने दिए थे या सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था। लेकिन अब हम बात करेंगे परमाणु सिद्धांतों के बारे में, और परमाणु सिद्धांतों में नंबर 1 बात करेंगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? ये जॉन डाल्टन ने। यह सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया है? ये जॉन डाल्टन ने दिया। अब इसका आधार क्या है? आधार, इस सिद्धांत का जो आधार बताया गया है वो सिद्धांत का आधार बताया गया रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात। रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ये देखेगा जो रासायनिक संयोजन क्या कहता है। रासायनिक संयोजन के अंदर क्या बताया जाता है कि जो तत्व परमाणु होते हैं उनमें जो रासायनिक रूप से संयोग करते हैं वो परमाणु भाग लेते हैं। क्या लिखते हैं? परमाणु आपस में क्या करते हैं? रासायनिक संयोजन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? परमाणु क्या करते हैं? रासायनिक संयोजन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान जो है वो निश्चित होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो द्रव्यमान का मान होता है वो कैसा होता है? निश्चित बना होता है, अभिक्रिया से पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी। नेक्स्ट, निश्चित अनुपात का नियम, कोई भी यौगिक तत्व है, कोई भी यौगिक परमाणु है, कोई भी यौगिक है या कोई पदार्थ है, उसके अंदर तत्व परमाणु जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, एक एग्जाम्पल दें हम यहाँ पर, जैसे जल है। क्या है? जल। अब ये जल जो है, चाहे समुद्री जल हो या नदी का जल हो या पानी कुएं का जल हो या नलकूप का जल हो, किसी का भी जल हो, इसमें जो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? H2। और H2O के अंदर, जल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कैसा अनुपात है? 2:1। सदैव हमेशा हमेशा जो जल होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा? 2:1। अब जैसे मान लें NH3 गैस है हमारे पास, ये किसी भी विधि से बनाई गई हो, कैसे भी प्राप्त की गई हो, यहाँ पर जो NH3 अमोनिया गैस है इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:3 होगा। तो इसे कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम बताया अभी कि द्रव्यमान का मान क्या होता है? निश्चित होता है। इसे न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही इसको निर्मित किया जा सकता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। रासायनिक संयोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अंदर जो परमाणु होते हैं आपस में संयोग करते हैं, रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये रासायनिक संयोजन का नियम हुआ। इन के आधार पर क्या है? डाल्टन क्या कहता है? परमाणु की कुछ विशेषताएं बता देता है। परमाणु की क्या बताता है? कुछ विशेषताएं बताता है। और उनमें परमाणु की विशेषताओं में ये जो है वो किस प्रकार विशेषता बताता है उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। पहली विशेषता क्या बताता है कि पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। विशेषताएं, पदार्थ जो होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। जिन्हें क्या कहता है? जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। नंबर 2, परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य होते हैं यानी कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है।
यानी कि सबसे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्मतम कण का बोल सकते हैं इनको, सूक्ष्मतम कण बोल सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बोल सकते हैं इनको हम। तीसरी जो विशेषता है परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, वो विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को नहीं तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान न तो परमाणु को बनाया जा सकता है, न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। चौथी जो विशेषता है हमारे पास परमाणु सिद्धांत की, वो ये है कि जो परमाणु होते हैं वो आकार, परमाणु भार और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समान पदार्थ के परमाणु आकार, आकृति, रासायनिक गुणों में समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान, किंतु अलग अलग परमाणु, अलग अलग परमाणु आकार, आकृति और रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, अलग अलग। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कह सकते हैं एक ही पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक गुणों में, आकृति में, आकार में कैसे होते हैं, समान होते हैं, किंतु अलग अलग पदार्थों के जो गुण परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग रासायनिक गुण वाले होते हैं, ये कहता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये जो परमाणु होते हैं ये छोटी छोटी संख्याओं में, छोटे छोटे रूप में, सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। हम ये कह सकते हैं 5वें नंबर पर परमाणु सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। सरल अनुपात में क्या करते हैं, संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यहां हमने एक पॉइंट बताया था कि भाई समान पदार्थ के परमाणु आकार, आकृति में कैसे होते हैं, रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, समान, और अलग अलग जो पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, आकार, आकृति, रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये छठा पॉइंट भी मान सकते हैं इसको हम, यहाँ 5वें पॉइंट मान सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये, डाल्टन जो है वो ये कहता है परमाणु के बारे में कि पदार्थ का छोटा सा छोटा कण जो होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु विभाजनशील पदार्थ कण होता है जो को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही परमाणुओं को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। समान पदार्थ के जो परमाणु होते हैं आकार, आकृति, रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं, जबकि अलग अलग पदार्थ के जो परमाणु होते हैं रासायनिक गुणों में, आकार, आकृति में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। और एक बात यह है कि भाई जो परमाणु होते हैं वो छोटी संख्याओं में सरल अनुपात में क्या है, संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार डाल्टन क्या होता है, परमाणु सिद्धांत को समझाने का कोशिश करता है, परमाणु सिद्धांत के द्वारा परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। किसके बारे में बात करेंगे, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो यहां हमने बात की, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई है, जैसे ही किसकी खोज हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई है, तो 1898 में, कब, 1898 में यहाँ पर सर जे थॉमसन था, सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन।
इसने क्या है परमाणु सिद्धांत दिया। और क्या कहा इन्होंने परमाणु सिद्धांत, इसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो सूक्ष्म कण होता है, एक गोला होता है, सूक्ष्म गोला होता है, धनावेशित गोला होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर समान मात्रा में ऋणावेश वितरित होता है। थॉमसन क्या कहता है परमाणु संरचना के बारे में? जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित, और ये क्या होता है? धनावेशित। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई तो उसके पश्चात 1898 में सर जे जे थॉमसन ने परमाणु संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, एक मॉडल दिया। उस सिद्धांत का नाम था थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। इस थॉमसन क्या कहता है कि जो परमाणु होता है वो सूक्ष्म गोले के समान, धनावेशित गोले के समान होता है। इसके अनुसार परमाणु सूक्ष्म धनावेशित गोले के समान संरचना है। किसके समान है? धनावेशित गोले के समान संरचना है, जिसमें समान रूप से ऋणावेशित कण वितरित रहते हैं, या समान रूप से ऋणावेशित भाग पाया जाता है। ठीक, इसे तरबूज मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया? तरबूज मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा गया इसे? प्लम पुडिंग मॉडल। इसे बूंदी के लड्डू के समान भी कहा गया है इसे। ठीक है। अब जो थॉमसन जो है ये कहता है कि भाई परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणावेशित भाग होते हैं, और प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित भाग होते हैं। तो ये एक गोले के रूप में पाए जाते हैं, एक कण रूपी गोले के रूप में पाए जाते हैं। तो जो गोला होता है वो तरबूज की भांति होता है। कैसा होता है? एक तरबूज की भांति कह सकते हैं हम इसको। तरबूज की समान संरचना पाई जाती है, आकार नहीं, तरबूज की संरचना जैसी। जिस प्रकार तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है, गूदा होता है, जिसे हम खाने में यूज करते हैं, वो तो उन्होंने किस धनावेशित भाग माना है। तरबूज के रेड पार्ट को तो क्या माना है? लाल भाग को तो क्या माना है? थॉमसन ने धनावेशित भाग माना है। और तरबूज के अंदर जो गूदे के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उन्हें क्या माना है? ऋणावेशित भाग। तो उन्होंने परमाणु की जो परिकल्पना है वो इस प्रकार की है कि जैसे तरबूज, यानी कि परमाणु के अंदर भी क्या होता है? उसी प्रकार धनावेशित और ऋणावेशित भाग पाया जाता है। जिस प्रकार तरबूज के अंदर लाल गूदा पाया जाता है और उसके बीज पाए जाते हैं। ठीक। एक और भी प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है, इसको बूंदी के लड्डू के समान भी कहा गया है। जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं उसमें काली मिर्च जगह जगह पाई जाती है ना। तो वो जो काली मिर्च जो है वो किसके रूप में दर्शाई है? ऋणावेशित भाग के रूप में। और जो बाकी बूंदी जो है वो किसके रूप में दर्शाई है इन्होंने? धनावेशित भाग के रूप में। तो यहाँ पर ये जो संरचना के रूप में दर्शाता है, ये माना है इसका कोई परमाणु है, और इस परमाणु के अंदर क्या होता है? यहाँ ये पूरा कंप्लीटली क्या है? धनावेशित भाग है। इस पर क्या पाया जाता है? ऋणावेशित भाग। समान मात्रा में क्या पाया जाते हैं? ऋणावेशित भाग पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? धनावेशित गोला, धनावेशित गोला, और ये क्या है? ऋणावेशित भाग।
ये दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर परमाणु बन रहा है। क्या बन रहा है, परमाणु। ये परमाणु है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, धनावेश। तो यहाँ कंप्लीटली अगर इसको देखा जाए तो ये इस प्रकार दिखाई देता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार प्लस माइनस माइनस प्लस। समान मात्रा में क्या होते हैं, यहाँ पर क्या उपस्थित पाए जाते हैं, धनावेशित पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं, ऋणावेशित भाग पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण जो पार्ट है हमारे पास, ये संपूर्ण पार्ट है। ये जो गूदा पार्ट है, ये गूदा पार्ट तो क्या है, धनावेशित भाग, और बाकी क्या है, ये ऋणावेशित पार्ट। क्या पाया जा रहा है, ऋणावेशित। ये तरबूज मॉडल के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो ये कहने का मतलब है। अब देखिएगा इस मॉडल की कुछ कमियां रह गई है। कमियां क्या है भाई, ये मॉडल ये नहीं बता पाता कि ये जो धनावेशित भाग है और ऋणावेशित भाग है, इसकी निश्चित जगह क्या है परमाणु के अंदर। ठीक है, इसको नहीं बता सका। ये इतना जरूर बताता है कि धनावेशित और ऋणावेशित भाग कैसे समान मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक उदासीन परमाणु की तरह बिहेव करता है, उदासीन कण की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, ये एक तरह से उदासीन कण के रूप में पाया जाता है परमाणु, जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित भाग समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कैसे पाए जाते हैं, निश्चित जगह को ये स्पष्ट नहीं कर पाता है। और इसी कमी को दूर करने के लिए आगे हम बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसके बारे में बात करते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया था। उसने ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो समान मात्रा में वितरित रहते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने देखा, किसने, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, स्वर्ण पत्र प्रयोग, गोल्ड फॉइल प्रयोग बोलते हैं इसको, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्वर्ण पत्र लिया और स्वर्ण पत्र झिल्ली ली, और उस झिल्ली की जो मोटाई थी वो हमारे पास कितनी थी, 10⁻⁷ मीटर या 100 mm, इतनी पतली झिल्ली ली। और उस पतली झिल्ली पर क्या है, अल्फा कणों की बौछार की। उस पतली झिल्ली पर क्या है, अल्फा कणों की बौछार की। उस बौछार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार दिखाए गए एपरेटस सेटअप किया, जिस प्रकार दिखाए गए चित्र अनुसार उन्होंने एक उपकरण सेट किया। एक वृत्ताकार पर्दा लिया, एक वृत्ताकार पर्दा लिया, जैसे जिंक सल्फाइड से लेपित कर दिया, और उसके अंदर क्या रखा गया, स्वर्ण पत्थर को रखा गया, स्वर्ण झिल्ली को रखा गया, सोने की झिल्ली को रखा गया, और उस झिल्ली पर अल्फा कण स्रोत से अल्फा कणों की बम्बार्ड किया गया, बौछार की गई। ये जो अल्फा कण है ये उच्च ऊर्जा वाले थे, उच्च ऊर्जा वाले कण थे। ये कैसे कण थे, उच्च ऊर्जा वाले कण थे। जब अल्फा कणों को इस स्वर्ण पत्र पर, इस पतली झिल्ली पर डाला गया तो रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व करते हैं, रदरफोर्ड का जो प्रेक्षण है वो क्या है, यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड को इसलिए लगाया गया है जो चमक उत्पन्न होने के लिए। ठीक है, गोलाकार प्रदीप्तशील आवरण है, ये किससे लेपित है, ये जिंक सल्फाइड से। और ये फैले हुए कण है जो इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, कि यहाँ पर रदरफोर्ड क्या करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि जब स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो कुछ कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं बिना विचलित हुए, कुछ कण कुछ कोण पर विचलित होते हुए निकल जाते हैं, और उनमें लगभग 20,000 कणों में से, लगभग 20,000 कणों में से एक कण जो होता है, अल्फा कण जो हुआ, वो 180 डिग्री पर वापस लौट आता है। यानी कि इस बौछार के दौरान वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये करते हैं कि अधिकांश प्रेक्षण, इस प्रयोग के जो प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब उसने क्या देखा, तो अधिकांश अल्फा कण
बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। बिना विचलित हुए क्या हो जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या करते हैं? अपने पथ से कुछ कोण पर विचलित होकर बाहर निकल जाते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन, लगभग 20,000 कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर पुनः लौट आता है। ये ऑब्जर्वेशन किया उसने, एक प्रयोग सेटअप किया। उस प्रयोग सेटअप के दौरान उन्होंने क्या देखा कि एक स्वर्ण पत्र लिया, उसको चारों ओर से एक गोलाकार पर्दे से ढक दिया, एक पर्दे के अंदर रख दिया। उस गोलाकार पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया ताकि फ्लैश उत्पन्न हो। जैसे उस पर कोई कण टकराने के पश्चात क्या है? फ्लैश उत्पन्न हो, चमक उत्पन्न हो, जिसके कारण पहचान सके कि किस डायरेक्शन के अंदर कोई कण जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने क्या है? अल्फा कण स्रोत से अल्फा कणों को, जो कि अधिक ऊर्जा वाले कण थे, उनको इस पतली झिल्ली पर डाला। डालने पर क्या देखते हैं कि कुछ कण तो क्या है? सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण कुछ विचलित हो जाते हैं, कुछ कोण से विचलित हो जाते हैं, और कुछ कण जो होते हैं उनमें, कुछ कण मतलब एक तरह से कह सकते हैं लगभग 20,000 कणों में से एक कण जो होता है वो क्या है? वापिस पुनः लौट आता है। मतलब स्रोत से, जिस स्रोत से उसको छोड़ा जाता है, उस स्रोत की वापिस उसी को ही अटैक करता है वो कण। तो यहाँ पर वो निष्कर्ष क्या निकालता है? ये तो प्रेक्षण किया उन्होंने, अब वो निष्कर्ष क्या निकालता है? निष्कर्ष ये निकालता है, अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष, अपने प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकालता है कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश कण क्या होते हैं? वो सीधे निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं उससे। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है, जिससे जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, बिना टकराकर। दूसरा प्रेक्षण क्या है कि कुछ कण अपने पथ से कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं। तो यहां पर यह है कि भाई परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण है, और चूंकि अल्फा कण भी क्या है? धनावेशित है। कैसे हैं? धनावेशित। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? कुछ कोण पर ये क्या है? विचलित हो जाते हैं। तो परमाणु के केंद्र में धनावेशित स्थित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। अब तीसरी बात करें हम कि 20,000 कणों में से केवल एक कण वापस लौट आता है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो कण क्या है? नाभिक से टकराया होगा, यानी कि परमाणु के केंद्र से टकराया होगा। और चूंकि परमाणु के केंद्र में क्या है? भाग है, धनावेशित भाग है। तो धनावेशित टकराएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा जबरदस्त। तो उसके कारण क्या होगा? यहां पर क्या है? परमाणु के केंद्र में धनावेशित होता है। केंद्र कैसा होता है? धनावेशित। परमाणु का केंद्र कैसा होता है? धनावेशित। तो यहाँ पर क्या है? ये धनावेशित होता है। ये पहले ही हमने निष्कर्ष निकाल लिया। तो एक और बात एक ऑब्जर्व की इसने, रदरफोर्ड ने इसके लिए, इस प्रयोग के दौरान जब 20,000 कणों में से उसने ऐसा सोचा है कि कोई एक तोप का गोला है, वो टिश्यू पेपर से टकरा रहा है, टकरा कर वापस लौट आ रहा है। उसको इस तरह से आश्चर्य हुआ, इस तरह से सरप्राइज हुआ उसको, रदरफोर्ड को, कि बिल्कुल पतली झिल्ली है जिसका जो मोटाई है वो 10⁻⁷ मीटर है, और उसके बावजूद उस पर हमें
हाई एनर्जी के अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं, तो वो कण आर पार चले जाने चाहिए थे, लेकिन उनमें से एक कण क्या है वापस लौट आता है। वो उसकी कल्पना जो है रदरफोर्ड इस अपने शब्दों में इस प्रकार करता है कि माना कोई टिश्यू पेपर पर हमने तोप का गोला डाला और तोप का गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस लौट आया हो, इस तरह से उस कण की उन्होंने कल्पना की। तो यहाँ पर वो जो कण जो वापस लौट का आया है वो कहाँ से लौट का आया है, केंद्र से टकराकर लौट का आया है। तो इस प्रयोग से वो निष्कर्ष निकालता है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। परमाणु के कुछ भाग में ऋणावेशित भाग पाए जाते हैं, जो कि जिनके कारण क्या है अल्फा कण जो होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, वो क्या करते हैं आकर्षित होते हैं। और तीसरा जो निष्कर्ष निकालता है वो निष्कर्ष निकालता है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसके कारण क्या है वो कण अल्फा कण टकराकर वापस लौट आता है। इस प्रकार यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको। ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है। यहाँ पर बहुत से कण जो हैं सीधे निकल रहे हैं, बहुत से कण क्या होते हैं सीधे निकल रहे हैं इधर से। ये अल्फा कण है। यहाँ पर कुछ कण जो है, यहाँ पर कुछ कण जो हैं वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठीक। और कुछ कण जो हो रहे हैं जो हमारे पास वो वापस लौट रहा है, उसमें से एक कण जो है, तो ये जो है ये तो सीधे निकल रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास वापस 180 डिग्री कोण पर लौट रहा है वापस। तो ये हमारे पास क्या है परमाणु और अल्फा कण, परमाणु और अल्फा कण। अल्फा कणों की बौछार की जा रही है, तो उनमें से अधिकांश कण तो क्या सीधे निकल रहे हैं, कुछ ऋणावेशित भाग के कारण आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण वो कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं, और कुछ कण जो होते हैं वो नाभिक से टकराकर पुनः वापस लौट आते हैं। तो ओवरऑल रदरफोर्ड ये निष्कर्ष निकालता है कि परमाणु जो होता है उसमें जो धनावेशित भाग होता है और ऋणावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है वो केंद्र में होता है, ऋणावेशित भाग केंद्र के बाहर नाभिक के चारों ओर पाया जाता है। ये निष्कर्ष निकालता है कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे चलकर रदरफोर्ड के बाद में रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड की कमियां के बारे में डिस्कस करेंगे।